ओके अच्छा, वो जो नीरज जी ने रिकैप में एक बात बताई थी, पहले उसको क्लैरिफाई कर दूं। आज मैं वो बिग स्टॉक्स में नहीं ले रहा हूं वो आईएफएल, क्योंकि 2 दिन से हमने वो वाला मोतीलाल ओसवाल की जो टॉप पिक है जी हाँ। वो लिए टॉप पिक में, और वो शानदार चली है। जैसे आप कह रहे थे, जब किसी का जब टाइम आता है तो अभी उनका टाइम आया हुआ है बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज वो नहीं चलेगा, चलेगा वो, लेकिन आज हम लेंगे नहीं उसको, क्योंकि बहुत वो हो चुका है। थोड़ी सी और मतलब मेहनत करेंगे, और वरना फिर बहुत इजी हो जाती है ना एक चीज चीज़। मैं एचडीएफसी में देख रहा था कल, आप कहते हैं, मुझे नहीं पता बिजनेस अपडेट कैसा आएगा, ह्यूज डिलीवरी बाइंग हो रही है उसमें एचडीएफसी में, मे भी कुछ अच्छा ही आने वाला है। सेकंड गेस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसमें तकलीफ क्या है ना, अगर खराब आ गया ना तो फिर स्कोप नहीं है, मतलब क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है लोअर लेवल से, मतलब मेरे ख्याल से 1 महीने में 12-13% चल चुका है, तो स्कोप नहीं है डिसअपॉइंटमेंट का। इसके लिए मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, देखते हैं कैसा आता है। उसके बाद इस पर मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अपडेट आ जाए, न्यूज़ आ जाए, उसके बाद आप ट्रेड लें, अच्छा पैसा बनता है। एक बार और ज्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं होगी, 16 तारीख को नतीजे भी आ 16 जाएंगे। को नतीजे आ रहे हैं वैसे, वो नतीजे मतलब आज या कल में आ जाएगा अपडेट तो आजकल में आ जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए खैर, आज के क्यूज पर आते हैं। और मार्केट में देखिए, अब 2 चीज़ों पर नज़र है मार्केट की। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टरली अपडेट्स और नंबर्स जो आने शुरू हो गए हैं, और दूसरा यूएस की बॉन्ड यील्ड। और यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड जो है वो वापस 4 के पार निकल रही है। तो ये कुछ हद तक, जैसा आपको नीरज जी भी 3-4 दिन से एक्सप्लेन कर रहे हैं, शायद जो मार्केट ने अज्यूम कर लिया था कि मार्च से ही रेट कट आ जाएगी, वो नहीं हो रहा है। इसके लिए एक इम्पैक्ट शायद उसकी वजह से आ रहा है। उसका लिमिटेड इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर है नैस्डैक और जो भी आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन को लेकर। इसकी वजह से इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे आईटी स्टॉक्स पर, कि क्या करना चाहिए आपको। लेकिन ये एक क्यू है, और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स, इसने भी 100 पर सपोर्ट लिया है। पिछली बार भी इसने 100 पर सपोर्ट लिया था, 107 तक रैली की थी इसने। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ये अब इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ हम एफआई फ्लोज पर इतना डिपेंडेंट नहीं है, इसके लिए शायद इतना मार्केट इसको ना तवज्जो दे, लेकिन फिर भी एक नज़र इस पर रखनी है, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेंगे तो उस केस में हमारा चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब वन वे तेजी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यूएस बॉन्ड यील्ड पर खास तौर से नजर रखें। कल एग्जैक्टली 4 पर बंद हुई है वो यूएस की बॉन्ड यील्ड, और क्रूड थोड़ा सा नीचे आया। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है, कि क्रूड जो एक लग रहा था कि रेड सी में टेंशन के बाद कि वो काफ़ी ऊपर जाएगा, वो भी खैर इस प्लेटफॉर्म पर आपको बताया गया था कि टेम्परेरी है, लेकिन उस पर नज़र रखेंगे हम। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होगा क्वार्टरली अपडेट्स और नंबर्स। आज जो डाबर का अपडेट आया है उसमें वो जो बोल रहे हैं कि अभी भी रूरल थोड़ा सा पेनफुल है, मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन इस पर नज़र रखिए आप, क्वार्टरली अपडेट्स पर और क्वार्टरली नंबर्स पर। ट्रेंड यही डिसाइड करेंगे अब स्टॉक्स का। कुछ अपडेट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस तेज़ी को मेंटेन करने के लिए हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग Q4, मतलब सिर्फ Q3 जैसे नंबर से भी काम नहीं चलेगा। Q4 हैज़ टू बी बेटर देन Q3, तभी चलेगा। क्योंकि इससे एक और चीज़ क्लियर होगी, FY24 कैसा होगा, क्योंकि वो कंपनियां गाइडेंस देंगी और विजिबिलिटी बताएंगी आपको FY24 की कैसे रहने वाली है। अभी के लिए मार्केट ये अज्यूम करके चल रहा है कि FY24 कॉर्पोरेट इंडिया के इतिहास में सबसे बेहतरीन साल साबित होगा। क्यों? क्योंकि मार्जिन इंप्रूवमेंट कंटिन्यू करेगी, प्लस डिमांड शायद इंप्रूव होगी वापस। इसके लिए तो ये 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुझे लग रहा है हेल्प करेंगे। मैं सिर्फ एक चिंता वाली बात बता देता हूँ, आज है सीरीज का 5वां दिन और 11 स्टॉक बैन में आ गए। हाँ। मतलब 11 स्टॉक बैन में है। ये आपको बता रहा है कि मिड कैप में किस लेवल का एक्सुबरेंस है। Exactly. रहा है मिड कैप में एक्सुबरेंस, कोई दिक्कत नहीं है, मिड कैप में अभी भी पैसा बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने मिड कैप्स बेच दीजिए, लेकिन यहाँ से ना अपने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ना प्रॉफिट प्रिजर्व करने की आदत रखिए। एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 5 या 10% का, क्योंकि अगर गिरने शुरू होंगे तो बहुत तेजी से गिरेंगे मिड कैप्स। तो इसलिए अभी बेचने नहीं, लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ वरी पे बेचना शुरू करें। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट प्रिजर्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट प्रिजर्वेशन पर नजरें होनी चाहिए, वही आपकी रणनीति। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी कंफर्टेबल ही है। ध्यान रहे, आज का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो कल का लो 21,564। लेकिन डिटेल में समझते हैं कि निफ्टी के लिए फिर रणनीति क्या होगी अनुज, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आज फिर से दबाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस पर हम डिटेल में समझेंगे। आई फॉरगॉट कि ग्लोबल अपडेट भी लेना है, सॉरी नीरज जी। एक तो बॉन्ड डील और दूसरा जो नैस्डैक में लगातार 5 सत्रों से बिकवाली का दबाव बन रहा है। क्या ये प्राइमरीली प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि 44% भाग गया था, या फिर कुछ अब सिचुएशन बदलने लगी है इन स्टॉक्स में? नहीं, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ भी नहीं है इसमें। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए क्योंकि बहुत भाग गया था, सारे स्टॉक ने बहुत दौड़ रन अप दिखाया है, और
जो बार बार ये लोग कह रहे थे कि रेट कट मार्च में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा अभी। फेड के मिनट्स में भी ये क्लियर है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तीसरा रीज़न प्रॉफिट बुकिंग का ये है कि अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाले हैं, तो सबके अपने गाइडेंस, आउटलुक ये सब आएंगे, तो उससे पहले लोग अपने आप को सेव करना चाहते हैं, सिर्फ यही हो रहा है। इसीलिए आप देखिए डाउनग्रेड्स आ रहे हैं। और डाउनग्रेड्स के अंदर क्या कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के अंदर, बार्कलेज की आई, फिर कल एक सैंडलर्स की रिपोर्ट आई एप्पल के लिए, दोनों यही कह रहे हैं कि यहाँ से आगे जाते हुए सेल्स में उतनी बड़ी रफ्तार नहीं होगी जितनी सोच रहे हैं एप्पल के लिए। तो वो सारे आ रहे हैं। अमेजॉन में इसीलिए कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ का जो जॉब डेटा कल आया है प्राइवेट कंपनीज़ का, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। आपको नंबर ऑफ जॉब भले दिख रहे होंगे, लेकिन जब उसके अंदर आप जाके देखें किसको मिला जॉब, तो मैन्युफैक्चरिंग में घट गया जॉब, केवल लीजर ऑफ हॉस्पिटैलिटी में जॉब आ रहे हैं। सैलरी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं आ रही, जो लोग रुके हुए नौकरियों में 5-5.25% की ग्रोथ उनकी है। वेज हाइक उतनी अच्छी नहीं है। तो जॉब डेटा अभी भी फेवर में जा रहा है कि रेट कट आगे होता हुआ दिखेगा। तो मुझे नहीं लगता कि यूएस मार्केट में कोई बेसिक चेंज हुआ है, केवल एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग है जो अभी और होगी। मैं कह रहा हूँ यहाँ से आगे 8-10 दिन तक आप देखेंगे कि आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर रहेगा, जब तक ये पूरी पिक्चर रिजल्ट में क्लियर नहीं हो जाती। तो वो ध्यान रखिए। क्रूड की तरफ से सपोर्ट है इंडियन मार्केट को, कोई तेज़ी बनने की कोई संभावना नहीं है। अभी देखिए कल फिर एक डेटा आया, हालांकि वो बहुत फ्रिक्वेंट डेटा आता है अमेरिका का इन्वेंट्री का, जो बढ़ के आया है, तो थोड़ा सा नरम पड़ा है। तो क्रूड की तरफ से कोई टेंशन रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रूड से ज़्यादा टेंशन ना ले, लेकिन हाँ कुछ मुनाफा वसूली यूएस मार्केट्स में चल रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बड़ा क्यू है वो ऑफ कोर्स बॉन्ड डील है, जिस पर अनुज भी अपनी राय दे चुके हैं। तो वो एक क्रूशल फैक्टर रहेगा। फिटॉल सिचुएशन को कुछ बिगाड़ेगा, वही डेटा पॉइंट बिगाड़ेगा। लेकिन भारतीय बाजार की सिचुएशन एकदम जोरदार है। इनफैक्ट पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस का अगर आप डेटा पॉइंट देखेंगे, ट्यूसडे और आपका वेंसडे के मार्केट्स को छोड़े जहां पर दबाव देखने को मिला था, लेकिन वो भी अगर बाजार फिसला था वो लार्जली कम वॉल्यूम्स पर फिसलता हुआ दिखाई दिया था। पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं था। मैं अज्यूम कर रही हूं कि पार्टिसिपेशन कल से और ऑफ कोर्स आज से और अगले हफ्ते से और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जैसे जैसे लोग छुट्टी से वापस आएंगे। और कल का दरअसल मूव काफी सराहनीय था, जहां पर हमने देखा निफ्टी 21,685 तक के लेवल्स छूकर आया और मजबूत क्लोज इसने दी, करीब आधे % से ज्यादा की। निफ्टी बैंक में जोरदार तेजी रही और वो डेटा पॉइंट्स भी दरअसल तेजी की तरफ ही बैठ रहे हैं, क्योंकि एफआईएस की पार्टिसिपेशन हो रही है। अनुज, पहले तो ये ओवरऑल कल की फीलिंग क्या और मजबूत हो रही है या फिर उन्हीं लेवल्स पर है? नहीं हजी देखिए क्या होता है, जो मार्केट में एक्सट्रीम मूव्स आते हैं ना, वो जब एक्सट्रीम क्यूज होते हैं तब आती है। जैसे जब मार्केट सबसे ज़्यादा गिरता है, कब गिरता है? जब पुट कॉल रेशियो 1.6 1.7 पहुंच जाए, जब आपका इंडिया विक्स 10 के नीचे आ जाए, ठीक है, जब आपका हर कोई सेल कर रहा हो। कल हमारा एक जो सेटअप में हमने क्या कहा था कि एफआई की सेलिंग, डीआई की सेलिंग, इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग, पुट कॉल रेशियो 0.76 और इंडिया विक्स बढ़ गया। ये सारे के सारे कारण जोड़ दिए थे हमने। तब हमने कहा था कि मार्केट इतना ओवरसोल्ड है नियर टर्म में, एकदम ओवरबॉट से ओवरसोल्ड में आ गया, इसके लिए मार्केट चलेगा। आज मार्केट का जो ट्रेंड है वो एकदम से, हमारी मार्केट के साथ इशू यही है कि 2 दिन में ओवरबॉट से ओवरसोल्ड या ओवरसोल्ड से ओवरबॉट हो जाता है मार्केट। अभी ओवरबॉट नहीं हुआ है, लेकिन साइन आ गए एकदम से कल। अच्छा, अब देखिए ग्रॉस नंबर्स, अब ग्रॉस नंबर्स इंप्रूव होने शुरू हुए हैं। अब कल एफआईएस के ग्रॉस नंबर 15,000 करोड़ थे और 1-2 दिन में 20,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा। अब हमको समझ में आएगा कि एफआईएस वाकई में बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। यहां से अब इस नंबर पे तवज्जो देने की बात आई है। और ऑब्वियसली अगर एफआई बाय कर रहे हैं तो डीआई सामने सप्लाई करेंगे, ये हमेशा एक रूल रहा है। 1500 करोड़ एफआई ने बाय किए, डीआई ने 1387 करोड़ बेचे। और ये देखिए एफआई का कैश में एक्शन, आपको रेड ग्रीन और डीआई मेरे ख्याल से उल्टा होगा इसका, वो ग्रीन रेड होगा, ग्रीन और 3 रेड्स। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं जोड़ रहा हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये एफआईडीआई आपस में कॉम्पनसेट करते रहेंगे तो बाकी कहाँ से सप्लाई आएगी? इस साल वो सप्लाई आएगी सारी की सारी प्रमोटर्स से। 2024 मेरे ख्याल से आईपीओ की हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ा साल रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इश्यूज, जो सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स यहीं पर माल छोड़ने वाले हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है, वहाँ पर 122 करोड़ बेचे एफआईएस ने और मेरे ख्याल से 122 करोड़ खरीदे यहाँ पर और 525 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में बेचे। तो आज मामला जो है ना 2 और 2 का है, इसके लिए आज मामला न्यूट्रल है। इसके लिए आज मैं कोई बिग कॉल नहीं दे रहा हूँ कि वो जो कल एक बिग कॉल थी 150 पॉइंट की रैली होगी, आज ऐसी कोई कॉल नहीं है। आज आपको स्क्रीन देखकर काम करना है। 66% लॉन्ग पर है, 34% शॉर्ट पर है। अब आ जाइए अगले 2 आंकड़ों पे, जो मुझे 3 आंकड़ों पे जो मुझे डरा रहे हैं। पहला, इंडिया विक्स कल 5.5% गिरा, 13.33 पर आया। अगेन ये बता रहा है कि फियर इंडेक्स एकदम से गिरा वापस। दूसरा, पुट कॉल रेशियो देखिए एक बार आप,
कहाँ तो हम थे 0.76 पर और कहाँ हम आ गए 1.22 पर। एक दिन में ओवरसोल्ड से नियरली ओवरबॉट एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर तो आ ही गए हैं, 1.22 पर आ गए हैं पुट कॉल रेशो में। और उसके बाद जो नेक्स्ट आंकड़ा है F&O बैन का आंकड़ा। F&O बैन में 4 स्टॉक ऐड हुए हैं कल, चंबल फर्टिलाइजर्स, एस्कॉट्स, GNFC और इंडिया सीमेंट। अच्छा एक और चीज़, अब काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स बैन में आते हैं। हिंदुस्तान कॉपर तो शुरू से बैन में रहा, नैल्को, सेल्स, ये छोटे स्टॉक्स नहीं है किसी भी एंगल से। इसमें बस एक चीज़ है, कल एन जय कुमार से हमारी बातचीत हो रही थी, उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि ये जो इतने सारे स्टॉक्स बैन में आ रहे हैं, कि आपको बता रहे हैं कि थोड़ी एक्सूबरेंस आ रही है। उसमें उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला था हर्षदा, कि बैन किस तरह से डिसाइड होता है। F&O बैन, आपका जो ओवरऑल लिमिट है उसका आप अगर 80-90% क्रॉस कर लेते हैं, वो लिमिट कैसे डिसाइड होती है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप के ऊपर। लेकिन वो लिमिट जो है ना, वो लिमिट ये नहीं डिसाइड करती है कि सिर्फ फ्यूचर्स होंगे या ऑप्शंस होंगे। पहले क्या होता था, पहले लोग सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे और इसके लिए मैनिपुलेशन वाला मामला आता था, उसमें वो फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट जोड़ा जाता था। आजकल क्या हो रहा है, ऑप्शंस का जो ओपन इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, और उसमें एक और चीज़ हो गई है। आप सपोज करिए, आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल चलिए जी का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, लेकिन जी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक है, इसके लिए मैं जी का एग्जांपल ले रहा हूँ। जी सपोज कर रहा है 290 पे ट्रेड, आपने सपोज करिए 280 की पुट बेच दी, क्योंकि आपको उतना प्रीमियम ईट करना है। लेकिन 280 की पुट बेचने में आपको उतना ही प्रीमियम लगेगा, उतना ही मार्जिन लगेगा जितना आप फ्यूचर्स बेचने में लग रहा है। लेकिन उसके सामने अगर आप 40 पॉइंट नीचे का पुट खरीद लेते हैं, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो जाती है। वो मार्जिन बेनिफिट वाला एक रूल आया था सेबी का, उसकी वजह से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपने 280 की पुट बेच दी, लेकिन सामने आपने 240 की पुट खरीद ली 50 पैसे में, 35 पैसे में, 20 पैसे में। उससे हुआ क्या, आपका जो सेल करके जो पैसा आ रहा है वो शायद कम आए, उतना कम आएगा, लेकिन आपका मार्जिन एकदम से रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्या उस डेटा को बैन में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस पर हम बात करेंगे अलग से, लेकिन जो भी है वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन अभी के लिए तो 11 स्टॉक्स बैन में आना मतलब थोड़ा सा तो आपको बता रहा है कि मार्केट में, एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी एक्सूबरेंस है। काफ़ी एक्सूबरेंस है एक्चुअली अनुज, क्योंकि कल जब बाजार तेजी दिखा रहे थे, स्ट्रेंथ ही नियरली 800 पॉइंट्स के गेन्स, और समझ नहीं आ रहा था फिर मिड कैप्स में इतना पैसा क्यों लग रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, मतलब पैसा तो है मार्केट में, पैसा तो है मार्केट में, मतलब पैसा इतना है ना अर्शदा, मैं आपको बताऊं कि कहीं भी चले जाएं हर कोई बस यही पूछता है कि नेक्स्ट स्टॉक क्या है। एक्चुअली मैं एक ये अपनी जो इंस्टाग्राम के उसमें मैंने बुक्स दे दी, उसमें मुझे 10 मैसेज आ गए कि सर बुक छोड़ो, अगला स्टॉक बता दो। और वैकेशन पे मैं जाता हूँ तो ब्रेकफास्ट टेबल पे लोग आके सर कोई नेक्स्ट स्टॉक बताओ, तो उनको बोलना पड़ता है कि देखिए थोड़ा वैकेशन पे हैं, इससे दूर भाग के ही आए हैं। तो मतलब खैर पैसा बहुत है मार्केट में, विदाउट अ डाउट। तो आज फिर सवाल यही है कि पैसा अगर आपने इंडेक्स में बनाना है, कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है अनुज? क्या, क्योंकि 21,700 के आसपास गिफ्ट निफ्टी तो ट्रेड कर रहा है, अटेम्प्ट होगा उन लेवल्स पर जाने के लिए? हाँ, अटेम्प्ट होगा, अटेम्प्ट बिल्कुल होगा, क्योंकि एफआईएस की बाइंग है और मार्केट का मूड एकदम से सुधरा है, तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट हम ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए पहले तो अगर आपने कल वो लॉन्ग ले लिया है, जो हमने एक व्यू लिया था कल, मैंने 21,564 बोला था कि इसको एज स्टॉप बना के रखिए, थोड़ा उसको एडजस्ट कर लीजिए, अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को अब आप होल्ड करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 21,550। 21,550 क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से एक स्टॉप लॉस के साथ अपने लॉन्ग्स को होल्ड करिए। निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस आएगा अब 21,741 पर। चार्ट बनाइए निफ्टी का, 21,741 नेक्स्ट क्लोजिंग हाई था मार्केट का, और उसके बाद ऑल टाइम हाई, तो 21,741 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। इंट्राडे के लिए सपोर्ट आपका कहाँ पर है, 21,550 पर। करना क्या है आपको, अगर आपको कोई डिप मिल जाए 21,600 से 21,650 की, और स्टेबिलिटी मिल जाए उस डिप में, तो वहाँ पर बाय करना है, और एक 21,550 का एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको। ये अभी भी वो वाली मार्केट नहीं है जिसमें आप हर लेवल पर खरीद सकते हैं, थोड़ा सा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग रहेगी। शॉर्ट कहाँ करना है, शॉर्ट करना है सिर्फ दो तरीके से, या तो 21,741 रिजेक्ट कर दे मार्केट, ये मतलब रिजेक्शन आए और फर्म रिजेक्शन आए, मतलब वहाँ तक जाके एकदम से मार्केट एक बड़ा रेड बार बना दे, तो या फिर 21,550 को ब्रेक कर दे। ओके, दो तरीके हैं, ठीक है ना, ये गलत लिखा है इन्होंने, ये इसमें इसको हटा दीजिए इसको, क्योंकि शॉर्ट के लिए ये स्टॉप लॉस गलत होगा। शॉर्ट के लिए स्टॉप लॉस होगा आपका दिन का हाई, तो या तो 21,741 के नीचे हम फिसलें, या फिर हम 21,550 को ब्रेक करना शुरू करें, मैंने ये कहा था। तो ये दो चीज़ें हों,
इधर कंडीशन में शॉर्ट है, या तो आप मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, या तो 21,741 तक आप गए और वहाँ पर रिजेक्शन आ गया, एक बड़ा रेड बार बन गया, तो वहाँ पर शॉर्ट होगा और डे का हाई वहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। या आप इंट्राडे में 21,550 ब्रेक करने लगे, तब आप एक शॉर्ट ट्रेड लें, और वहाँ पर ऑब्वियसली एक आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट करना होगा, उसके हम बाद में बात कर लेंगे। दोनों तरफ की ट्रेड्स मेरे ख्याल से ओपन रहेंगी, लेकिन ज़्यादा मूड तो तेज़ी का ही है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा ग्रीनरी है और मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें इस मार्केट में, स्पेशली अगर आप डे ट्रेडर हैं या नियर टर्म ट्रेडर हैं। मीडियम टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मार्केट आपको पैसा बना के देगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट, बेसिकली इन दो स्तरों पर आपकी नजरें रहनी चाहिए। 21,741 उसके नीचे अगर इंट्राडे में फिसलता है तो वो एक साइन है कि शायद शॉर्ट की पोजीशन, लेकिन मोस्ट क्रूशल 21,550 अगर वो ब्रेक होता है तो सिग्नल आपके लिए साफ रहेगा कि क्या करना है, और वहां पर बिकवाली के मौके शायद आपको मिलेंगे। निफ्टी बैंक, अनुज, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के Q2 के अपडेट के नंबर्स के बाद ही वो बड़ा मूव आएगा, लेकिन कल रेजिलियंस थी और अच्छा चला है निफ्टी बैंक अनडाउटेडली। कल की तेजी में सभी ने पार्टिसिपेट लगभग करते हुए दिखाई दिए हैं। तो आज ट्रेड के लिए फिर लेवल क्या इंपॉर्टेंट है और एचडीएफसी बैंक की भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए हर्षिता, मैं एक चीज़ बताऊं, हमारे सबसे सक्सेसफुल कैप्टन माने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, लेकिन धोनी की सक्सेस की नींव रखी थी सौरव गांगुली ने, ठीक है। बैंक निफ्टी कल बहुत अच्छा चला, लेकिन इस तेजी की नींव रखी गई थी परसों आपको याद होगा किस तरीके से एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी कोलैप्स नहीं हुआ और लोअर लेवल से निफ्टी डे लो पर बंद हुआ था, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ था। और ये बात हमने कल भी की थी कि बैंक निफ्टी ने एक आपको रेजिलियंस दिखाई है, तो इसकी नींव, हालांकि परसों रेड में था, लेकिन इस मूव की तैयारी परसों की गई थी और कल सिर्फ उस मूव को एक हाईलाइट किया गया था। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी ने ब्यूटीफुली डिफेंड किया, लेकिन एक चीज़, 20 डे मूविंग एवरेज का पॉज या हॉल्ट सबसे पावरफुल टूल होता है। हमेशा मार्केट एक अगर अप ट्रेंड में होगा तो पहला टेस्ट 20 डेमा का बचाएगा, हमेशा मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो पहला 20 डेमा का टेस्ट रिजेक्ट करेगा, सेकेंड टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये मार्केट के लिए टेस्ट होगा कि सेकेंड टेस्ट होगा कि नहीं 20 डेमा का आगे जाते हुए, और वो डिपेंड करेगा एचडीएफसी बैंक के अपडेट पर, Q3 अपडेट पर, जो आज या कल में आना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ रहेगी? मेरे ख्याल से पहली रेजिस्टेंस है 48,400 टू 48,450, जो कि आपका ऑप्शंस का जोन है, और बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 48,636 पर, जो कि आपका ऑल टाइम हाई है। बैंक निफ्टी में मैं आज कोई बाय सेल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता हूँ उसको। सपोर्ट कहाँ पर है आपका? पहला सपोर्ट है 47,800 टू 48,000 पर, और बड़ा सपोर्ट है आपका फिर 47,200 टू 47,300 पर, जो कि आपका वो 20 डेमा वाला जोन है, जिसको आपने पिछली बार सक्सेसफुली डिफेंड किया था। ये नंबर्स बड़े हैं और ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में इसी तरीके से मूव आते हैं, सीधा 500-600 पॉइंट्स के मूव आते हैं। या तो आप एक काम करें, या तो आप स्ट्रिक्टली लेवल बेस्ड ट्रेड लें, फर्स्ट आवर के हाई या लो के हिसाब से अपनी ट्रेड लें और उसी हिसाब से स्टॉप लॉस एडजस्ट करें, वो भी एक ट्रेड हो सकती है। लेकिन मैं बैंक निफ्टी पर आज थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। कल हमने बैंक निफ्टी पे क्लियर अप्रोच लिया था, आज मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करके चल रहा हूँ। थोड़ा सा संभल के बैंक निफ्टी से को अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर बेसिकली। लेकिन अनुज, निफ्टी बैंक एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखिए निफ्टी आईटी, और निफ्टी आईटी इनफैक्ट कल का सबसे रिग्रेसिव ट्रेड था, सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस यहीं पर बनती दिखाई दी। और अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है, 11 तारीख को दोनों कंपनी टीसीएस इन्फी के नंबर्स आएंगे, उसके बाद HCL टेक विप्रो अपने नतीजे पेश कर देगा। यहाँ पर ट्रेड किस तरफ लेना? हर्षिता, मुझे फीलिंग आ रही है कि यहाँ बॉटम बन चुका है। देखिए कल क्या हुआ, कल हम ऊपर खुले लेकिन फिर कोलैप्स कर गए। लेकिन एक चीज़ है, इन्फोसिस ने बहुत ज़्यादा कोलैप्स किया, और इन्फोसिस इस बार आगाज़ करने वाला क्वार्टरली अर्निंग्स का, और इन्फोसिस बेलवेदर स्टॉक है। इन्फोसिस ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ, गिरा वो भी, लेकिन उसके बाद फिर रिकवरी आ गई यहाँ पे। टीसीएस दूसरी तरफ डे लो पर जाकर बंद हुआ। तो इन जो आईटी इंडेक्स गिरा उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट टीसीएस का था, ठीक है। जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव रिपोर्ट आई आज सुबह, मेरे ख्याल से जेफरीज ने भी कुछ लिखा है, शायद थोड़ा सा पॉजिटिव लिखा है। एक इशू है बस ये बॉन्ड यील्ड का, कि बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए, 4 का ये नहीं होना चाहिए कि 4.25 हो जाएगा। 4.25 हो गई तो आईटी की रैली पंक्चर होगी। 4 के आसपास भी रुक गई अगर बॉन्ड यील्ड, उसके बाद मुझे लग रहा है आईटी कंपनीज की कमेंट्री देख लेते हैं, और अगर आईटी कंपनी ने थोड़ा बोल दिया कि नहीं सिचुएशन इंप्रूव होने के चांसेस हैं अब, तो मेरे ख्याल से फिर आईटी में शायद फिर से रैली आएगी। मेरे ख्याल से अगर आपने पिछली आईटी की रैली मिस कर दी थी, तो ये वाली डिक्लाइन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है फिर से एक बार एसआईपी करने का या पोर्टफोलियो में डालने का, लार्ज कैप और मिड कैप दोनों आईटी स्टॉक्स को। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको क्लियरली दे रहा है बाजार, उस पर ध्यान दीजिएगा।